नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ आ रही हैं उनकी एडवांस पीडीएफ नोट आपको पहले से दी जा चुकी है ताकि आप जल्दी से इन टॉपिक्स को तैयार कर सकें। इसके अलावा यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो पीडीएफ नोट आपको मिल रही है उसकी जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और इसके पहले इसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें 25 टॉपिक कवर किए गए हैं। अभी तक अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसे देख लीजिए। और जो लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एग्ज़ाम है फरवरी में। मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपीपीसीएस कहने के लिए तो 1 साल का करंट अफेयर कवर करती है, लेकिन यूपीपीसीएस में जितने भी करंट पूछे जाते हैं उनका 80% करंट आखिरी के 4 से 5 महीनों के ही होते हैं। आप साल भर का करंट अफेयर पढ़ते हैं लेकिन बहुत ढेर सारा हो जाता है। मेरी सलाह है आपको कि आखिरी के 4 से 5 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, आपके लिए बहुत सफिशियंट है वो, और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। और मैं यहाँ पर सितंबर से आपके लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो कवर कर रहा हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने करंट अफेयर मैं यहाँ पर कवर करूँगा। आर ओ के लिए भी ये महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद जनवरी और फरवरी के भी कवर करूँगा, तब वो यूपीपीसीएस के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो आर ओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक देखने से पहले हम ऐसा करेंगे, अगर आपने किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर पढ़े हुए हैं और या फिर आप न्यूज़ देखते रहे हैं या आपको लगता है आप करंट अफेयर पढ़ चुके हैं तो आपको इन सवालों के जवाब आते होंगे। यदि आपको इन सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो आप नीचे दिए गए जो टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़िए और आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। किस यूरोपीय देश ने इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में एक देश ने अबाया, जो मुस्लिम औरतें अबाया पहनती हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस उत्तरी अमेरिकी देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को चुना गया है? और वर्ष 2023 में किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी देश गैबन में सैन्य तख्तापलट हुआ है। इस अफ्रीकी देश की राजधानी क्या है? इस तरह के सवाल यूपीपीसीएस में खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राज्य में अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा? अमेरिका में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है? जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, तो ऐसे सवाल जो चर्चा में हैं और किसी महत्वपूर्ण देश से संबंधित हैं, वैसे सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेल्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किया गया है? ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17 एस, प्रोजेक्ट 17, तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया है और किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया? हाल ही में ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगर आपको इन सवालों के जवाब आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपको ये सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो नीचे 25 टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आपको इनके सवाल और इनसे अलग भी ढेर सारे फैक्ट मिलेंगे जो यूपीपीसीएस और आर ओ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है दिवालिया घोषित शहर। एक पूरा का पूरा शहर दिवालिया घोषित हो गया है। महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर, ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम। इसको चलाने वाले जो स्थानीय अधिकारी हैं, इन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मतलब इन्होंने कह दिया कि अब हम सिर्फ महत्वपूर्ण सेवाओं पर ही ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण परिषद को प्रभावी रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका में जो नगर होते हैं उनको चलाने के लिए वहाँ एक परिषद होती है, अपने यहाँ भी होती है, जैसे नगर निगम होता है, उसी तरह उनके यहाँ भी जो परिषद होती है उसने
पैसों की कमी के चलते अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। अपने आप को दिवालिया घोषित करने का मतलब है कि पूरा शहर दिवालिया घोषित हो चुका है। ठीक है, अब ये बर्मिंघम सिटी चर्चा में है। तो बर्मिंघम सिटी काउंसिल जो यूरोप में सबसे बड़ा स्थानीय प्राधिकरण है, इसने 5 सितंबर 2023 को धारा 144 नोटिस जारी की है कि कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और वैधानिक सेवाओं को छोड़कर सभी नए खर्च तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि हाल ही में किस वैश्विक शहर ने या किस मतलब शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, तो आपको पता होना चाहिए बर्मिंघम शहर है। आगे है, मैक्सिको में गर्भपात अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ईसाई कंट्रीज है ना, जहाँ पर कैथोलिक और धर्म मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म अपनाया जाता है, वहाँ पर ईसाइयों का ये मानना है कि गर्भपात मतलब गैर धार्मिक कार्य है। यानी अगर आपकी कोख में बच्चा है, किसी स्त्री कोख में बच्चा है, तो वो ईश्वर की देन है और उसे मारना यानी गर्भपात करना ये पाप है। ठीक है, इसीलिए हर जगह पर गर्भपात बैन है, जहाँ जहाँ कैथोलिक धर्म अपनाया गया है। लेकिन अभी हाल ही में क्या है, अमेरिका के कई स्टेट में भी ये बैन है। ठीक है, कुछ स्टेट है जहाँ पर ये बैन नहीं है, लेकिन अधिकतर स्टेटों में बैन है। मैक्सिको में भी बैन था, तो मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में गर्भपात को विधि संगत ठहराया। यानी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, गर्भपात जो है वो कानूनी रूप से मान्य है। और पूरे लैटिन अमेरिका में देशों ने हाल ही के वर्षों में गर्भपात पर प्रतिबंध हटाने के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रवृत्ति को अक्सर ग्रीन वेव, ये देखिए महत्वपूर्ण टर्म आया है, आपसे ये भी पूछा जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन वेव क्या है। तो ग्रीन वेव क्या है, गर्भपात को लेकर जो गर्भपात से प्रतिबंध हटाने को लेकर जो जागरूकता है वो ग्रीन वेव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, फ्रांस में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अबाया एक परिधान होता है जो मुस्लिम औरतें अपने चेहरे को ढकने के लिए पहनती हैं एक प्रकार से। तो फ्रांस की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत चर्चा का विषय है क्योंकि जितने इस्लामिक देश हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रतिबंध का कानूनी आधार 2004 में पारित, माफ़ कीजिएगा, 2004 में पारित एक कानून है जिसमें स्कूलों में विशिष्ट धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो फ्रांस कई बार ऐसा चर्चा में रहता है। हाल ही में ये गुजरात घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो गुजरात घोषणा पत्र संबंधी जो महत्वपूर्ण करंट है उसको देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। ठीक है, WHO की जो पहली पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये गुजरात में आयोजित हुई थी और इसका जो रिपोर्ट जारी की गई है एक प्रकार से, उसे गुजरात घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस घोषणा में स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पद्धति के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। तो गुजरात घोषणा किससे संबंधित है, WHO के पारंपरिक चिकित्सा जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है इससे संबंधित है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन WHO और भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा साथ में मेजबानी की गई थी। कब से कब तक, 17 से 18 अगस्त 2023 के बीच में गांधीनगर गुजरात में। और तो अब WHO की स्थापना कब हुई थी ये भी बता दीजिए। तो 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर शहर बड़ा चर्चा में रहा है क्योंकि गांव तो आपने पिछले करंट अफेयर में पढ़े थे कि पहला पूरा सोलर विलेज घोषित किए गए थे, लेकिन पूरा सौर शहर घोषित किया गया है किसे, सांची को। ये मध्य प्रदेश का है सांची। ठीक है, इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सौर शहर घोषित किया है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सोलर सिटी सांची में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक पेड़ों के बराबर है। ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा कि सांची को सौर सिटी के रूप में घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मेटा और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ है। किस प्रकार का समझौता हुआ है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारत की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ
3 वर्ष की साझेदारी की है। मेटा ने भारत के कई मंत्रालयों के साथ साझेदारी की है और आगे इस साझेदारी में बात क्या है, साझेदारी में कहा गया है कि अगले 10 वर्ष मतलब अगले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 10 लाख उद्यमियों को मेटा की मदद से डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो समझौता क्या है, 10 लाख उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित करना और उद्यमियों को 7 क्षेत्रीय भाषाओं में मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है आप जानते हैं, फेसबुक ही मेटा में बदल गया था, ठीक है। और मेटा ने कई सारी कंपनियों खरीद लिया है, जैसे इंस्टाग्राम खरीदा है, व्हाट्सअप खरीदा है, फेसबुक तो है ही उसके पास। तो ये जो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम है, इनका उपयोग करके डिजिटल मार्केटिंग कौशल में 10 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदू हेरिटेज मंथ। हुआ क्या है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य याद रखिएगा, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर महीना हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया, या फिर अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में किस महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, अक्टूबर का महीना और अमेरिका का जॉर्जिया राज्य, ठीक है। और जॉर्जिया ने राज्य में रहने वाले हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए घोषणा की है। और अप्रैल 2023 में जॉर्जिया हिंदूफोबिया की निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला प्रथम राज्य था। जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी किया था, ये पहला अमेरिकी राज्य था ऐसा करने वाला, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है छठा राष्ट्रीय पोषण माह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 1 सितंबर 2023 को छठा राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया गया था और इसे सरकार के द्वारा वर्ष सितंबर में पूरे महीने मनाया जाएगा, यानी कि 2023 का सितंबर महीना छठवां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया था, ये याद रखिएगा कौन सा महीना है। और 2023 का इसे छठा पोषण माह घोषित किया गया है। इसमें होता यह है कि केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है राष्ट्रीय पोषण अभियान। इसमें गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की पूर्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। और इस वर्ष योजना के तहत पूरे जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या से निपटने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला टॉपिक है अफ्रीकी देश गैबन में सैन्य तख्तापलट। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्तापलट हुआ है। सैन्य तख्तापलट तो अफ्रीका में होता ही रहता है, लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाता है गैबन की राजधानी क्या है, गैबन की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो अफ्रीकी देश गैबन में सैनिक विद्रोह के बाद सेना अधिकारियों ने जनरल ब्राइस क्लोटायर ओलीगुइन नग एमा को देश का नया कार्यवाहक नेता चुना है। देखिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी क्योंकि नाम दूसरे देश का है। तो बस इतना याद रखिएगा कि गैबन में सैन्य तख्तापलट हुआ है। राजधानी क्या है, लाइब्रेविले, और मुद्रा क्या है, CFA। ये वहाँ पर चूँकि फ्रांस का उपनिवेश था, तो अभी भी आज़ाद होने के बाद भी वहाँ फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए कि सितंबर 2023 में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की जो संभावनाएं हैं उनका आकलन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। कौन है इस समिति के अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। आगे है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को मिला है। तो चर्चा में क्यों है, सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 63वें स्थापना दिवस पर घोषणा की है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। और इस नई स्थिति के साथ NCERT अपने शैक्षिक क्षितिज का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करते हुए स्नातक, स्नातकोत्तर और डायरेक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के लिए तैयार है। यानी कि अब NCERT के पास ये पावर है कि वह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्रियां भी प्रदान करेगा, ठीक है। अगला है भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आपने मोबाइल में कभी प्रोटेक्टिंग ग्लास लगवाया होगा, ठीक है,
गोरिल्ला ग्लास, आपने नाम सुना होगा। यह एक कंपनी, इसका आविष्कार एक कंपनी ने किया था। कौन सी कंपनी? अमेरिकी कंपनी ने। और वही है जो पूरे विश्व में गोरिल्ला ग्लास बनाती है, ठीक है। और वही कंपनी, उसका नाम क्या है? कॉर्निंग इंक। क्या नाम है? कॉर्निंग इंक। अब ये कंपनी भारत में अपना एक फर्म स्थापित कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित कर रही है। कहाँ? तेलंगाना में। तो अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, जो देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। गोरिल्ला ग्लास बनाने की अब तक कोई कंपनी भारत में नहीं थी, ये पहली कंपनी है, ठीक है। और गोरिल्ला ग्लास आविष्कार कॉर्निंग इंक ने अपने भारतीय साझेदार ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से तेलंगाना में विभिन्न ब्रांडों के स्मार्टफोन के लिए गोरिल्ला ग्लास बनाने की सुविधा स्थापित करेगा, ठीक है। चलिए, आप बस नाम याद रखिएगा, कॉर्निंग इंक एक कंपनी है और कहाँ स्थापित हो रही है? तेलंगाना में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व में पहली बार कोई चीज़ हो रही है। तो भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है आरोग्य मैत्री, क्या नाम दिया गया है इस अस्पताल को? आरोग्य मैत्री क्यूब। इस पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल को नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब, और इसे प्रोजेक्ट भीष्म फरवरी 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। इसी के तहत भारत स्वास्थ्य पहल परियोजना के तहत बनाया गया है। भारत स्वास्थ्य पहल परियोजना के तहत प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत इसे बनाया गया है। और इस परियोजना को अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ गांधीनगर गुजरात में मेडिकल एक्सपो में सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया था, ठीक है। बस आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। आगे है वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अब ये यूपी से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ऐसे सवाल पूछ जाएंगे। तो वाराणसी में किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में भी भाग लिया और बाद में उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी किया। ये अतिरिक्त जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। तो जितने जीआई टैग मिले हैं मैं उन्हें एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो सितंबर माह में जो जो जीआई टैग मिले हैं उन्हें अभी कवर कर रहा हूँ, बाद में एक साथ जब लास्ट में एग्जाम आएगा तब एक साथ एक जगह पर सब कवर कर देंगे, ठीक है। ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। काला जीरा चावल, ये इसको जीआई टैग मिला है। इसे अक्सर चावलों का राजकुमार कहा जाता है। कोरापुट काला जीरा चावल को चावलों का राजकुमार कहा जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक है दिया गया है। तो कहाँ किसको दिया है? उड़ीसा को मिला है। और काला जीरा चावल को कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये याददाश्त सुधारने में मदद करता है और शुगर को कंट्रोल करता है, हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और चयापचय यानी कि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करता है, ठीक है। चलिए अगला है सालेम सागो साबूदाना को जीआई टैग। क्या नाम है? सालेम सागो। और ये किसे मिला है? तमिलनाडु को मिला है। सलेम सागो। सलेम हल्दी का नाम आपने सुना होगा, उसी से आप सलेम को याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है, ठीक है। और सलेम सागो, जिसे स्थानीय रूप से जाव वारिसी के रूप में जाना जाता है, टेपियोका की जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है। आपको पता है साबूदाना कैसे बनता है? साबूदाना जो होता है एक पौधा होता है, उसकी जड़ों से बनता है। कौन सा पौधा? टेपियोका। पीसीएस में इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं कि लौंग किस भाग से प्राप्त की जाती है, ठीक है, और काली मिर्च किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो उसी तरह साबूदाना जड़ों से प्राप्त की जाती है, टेपियोका की जड़ों से, ठीक है। चलिए आगे है अत्रेयापुरम पुथारेकुलू। अत्रेयापुरम पुथारेकुलू ये एक मिठाई का नाम है, इसको जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ की मिठाई है? अत्रेयापुरम पुथारेकुलू, ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के अत्रेयापुरम पुथारेकुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है। और यह जीआई टैग सर आर्थर कॉटन अत्रेयापुरम पुथारेकुलू निर्माता कल्याण संघ को सौंपा गया है। यह एक कल्याण ट्रस्ट है, सोशल ट्रस्ट है, उसको सौंपा गया है।
और पुथारेकुलु, जिसे पेपर स्वीट के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग 300 वर्षों से चली आ रही बनने वाली मिठाई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को मिला है बस। अगला है भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग। ये दोनों उत्पादों को जीआई टैग मिला है और ये दोनों उत्पाद जम्मू कश्मीर के हैं। यहाँ पर दो विश्वविख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह के राजमास यानी लाल राजमा, जो जम्मू कश्मीर के लाल राजमा हैं, और रामबन सुलई शहद, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। और इससे पहले मार्च 2023 में कठुआ के बसोहली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगस्त में जम्मू कश्मीर के ही राजौरी के चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले के मुसक बुद्जी चावल को भी जीआई टैग मिला था। लेकिन मैं प्रोनाउंस तक नहीं कर पा रहा हूँ इसका नाम, क्या नाम है, मुसक बुद्जी चावल, इसको भी जीआई टैग मिला था, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो कुछ नाम है, याद रखिएगा। मैं लास्ट में इनको एक जगह पर सारे जीआई टैग कंपाइल कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस करंट में चर्चा में है, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, चलिए, नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। तो भारतीय स्टेट बैंक ने आवागमन के अनुभव को और बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है। और किस लिए लॉन्च किया है? ये आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। कुल मिला ये है कि कुछ शहरों में आप पेमेंट करने के लिए, जब आप यात्रा करते हैं तो मेट्रो कार्ड में पेमेंट करने के लिए और बस में यात्रा करते समय पेमेंट करने के लिए विशेष रूप से कार्ड बनाया गया है। ठीक है, यह इनोवेटिव कार्ड ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बस, वाटर फेरी, पार्किंग और बहुत सी आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान में पेशकश करता है। ठीक है, चलिए, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का पहला यूपीआई एटीएम। भारत का पहला यूपीआई एटीएम अब महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि भारत का पहला है। ठीक है, तो हिताची पेमेंट सर्विस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम बनाया है? हिताची ने। इसी ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, एनपीसीआई के साथ मिलकर पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? हिताची ने। अगला है, यह ग्राहकों को डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना ही नकदी निकालने में अनुमति देगा। तो मिला के एक ऐसा एटीएम है जिसमें आप अपना यूपीआई आईडी और पिन डाल दीजिए और पैसा निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विकास दर का अनुमान। तो भारत की विकास दर का अनुमान कई जो फर्म हैं वो लगातार लगाती रहती हैं। अभी फिर से Q3 का भी अनुमान आया है, तो हम पहले Q2 का देख लेते हैं। देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी है मूडीज, आपने खूब नाम सुना होगा, इसने 2023 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% कर दिया है। ठीक है, पहले इसने अनुमान लगाया था कि 6.3 या 6.4 का अनुमान लगाया था, अब इन्होंने 6.7 कर दिया है। लेकिन ये आंकड़े अभी आप याद मत कीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े अभी बढ़ाए जा सकते हैं। अभी हाल ही में 7.4 के आसपास हमारी जो वृद्धि दर है वो निकल के सामने आई है Q3 में, और Q4 का जब टोटल रिजल्ट आएगा तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8% तक की हम ग्रोथ रेट दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल मूडीज ने कितना किया था? 6.7, और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5 का अनुमान लगाया है, और मॉर्गन स्टैनली ने 6.4 का अनुमान लगाया है। ठीक है, बस एक बार जान लीजिए, बाकी लास्ट में एक बार आर्थिक आंकड़े तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। 14वीं नवरत्न कंपनी किसे घोषित किया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम विकास ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को अगस्त 2014 के आखिरी सप्ताह में 14वें नवरत्न का दर्जा दिया है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स, ये कंपनी है, इसको 14वां नवरत्न घोषित किया गया है। और भारत में नवरत्न कंपनियां जो हैं, मैंने इनका नाम लिख दिया है, देख लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ONGC विदेश लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, NMDC लिमिटेड, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, ये 13 है और 14वीं अभी घोषित की गई है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सल्फर की खोज हुई है, किसने किया है? चंद्रयान 3 ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के जो प्रज्ञान रोवर है, इसने लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर यानी गंधक की पुष्टि की है। ठीक है, आगे इसके अतिरिक्त रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। ठीक है, चलिए अगला है नभमित्र उपकरण। क्या नाम है? नभमित्र उपकरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नभमित्र नामक अपने अभिनव उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? इसरो ने नभमित्र नामक अपने उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अहमदाबाद में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में विकसित इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है युद्धपोत महेंद्रगिरी। इस पर मैंने अभी ऊपर सवाल पूछा था। हाल ही में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया है। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7वां और अंतिम युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 कुल युद्धपोत बनाए गए हैं, उसमें से अंतिम महेंद्रगिरी था और अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट 17A। महेंद्रगिरी, जिसका नाम उड़ीसा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। देखिए, इस समय जो स्टेल्थ युद्धपोत बनाए जा रहे हैं वो भिन्न नदियों के नाम पर और पर्वतों के नाम पर बनाए जा रहे हैं। तो उड़ीसा के पूर्वी राज्य में पूर्वी घाट पर एक पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी, उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।